स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो में आज हम लोग फिर से साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं और साइकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो कि क्लासरूम में अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग विशेषताओं के होते हैं और अलग अलग गुणों से संबंधित होते हैं। जब हम लोग एक क्लासरूम देखते हैं या जब हमारा बच्चा एक क्लासरूम के अंदर बैठा होता है तब उसमें हमारे बच्चे के संग में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब मान लीजिए एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 बच्चों का टीचिंग एरिया पूरा हो रहा है। उसमें आप देखना कि 50% बच्चा ऐसा होता है जो कि कुछ खास विशेषताओं में एक दूसरे से अलग कम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर में अलग होते हैं बच्चे, लेकिन इतना ज्यादा अलग नहीं दिखेंगे। वो 50% बच्चे जिनको हम औसत बालक कह सकते हैं, जो कि शांत भी रहते हैं, जो कि शरारतें भी करेंगे, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे या बहुत ज्यादा आपकी बातों में दखल अंदाजी भी करेंगे या बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, डिसिप्लिन भी रखेंगे। तो उन 50% जो बच्चे हैं उनके अंतर्गत इतनी कुछ खास भिन्नताएं आपको नहीं दिखेंगी। थोड़ा बहुत एक दूसरे से वो अलग होते हैं, लेकिन बहुत खास अलग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा भिन्नताएं उनमें नहीं होंगी। वो बच्चे एवरेज कहलाते हैं। हाँ, वो बच्चे औसत में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो 50% बच्चा है उसमें आपको कुछ बच्चे बहुत ही तेज, कुछ बच्चे बहुत ही वीक, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे या कुछ बच्चे थोड़ा सा समस्या वाले होंगे जिनको हम लोग प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहते हैं। तो वो बच्चे आपको मिलेंगे। उसमें से भी 10% बच्चा ऐसा होगा कि वो या उसकी शिक्षा, उन दोनों का बहुत ही विशिष्ट तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। उनका एजुकेशन का जो एरिया होगा उसको हमने विशिष्ट करना होगा। उनके जो पढ़ाने के ढंग हैं उसमें भी हमने विशिष्टता लानी होगी और उनको जितना भी समझाने के ढंग होंगे या जितना भी उनका टीचिंग एरिया की जितनी भी बातें होंगी उन सब में हमें बहुत ज्यादा विशिष्टता लाने की जरूरत होती है। तो ऐसे बालकों को जिनके अंतर्गत या जिनके अंदर शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक कई टाइप की भिन्नताएं एक सामान्य बालक से अलग होती हैं, ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। अब ये बात नहीं है कि विशिष्ट बालक जो है वो बहुत ही वीक होते हैं या बहुत ही असामान्य होते हैं या बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं या बहुत ही बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। विशिष्ट बालकों में वो बालक आते हैं जो या तो बहुत अति प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, जो मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल ही निम्न स्तर के हो सकते हैं। ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक के अंतर्गत लाते हैं और ऐसे लोगों की जो शिक्षा होती है उसको हम लोग विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही उसका अध्ययन कार्य करते हैं। अब विशिष्ट बालकों के लिए कुछ लोगों ने कहा कि विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी क्रियाएं, जिनकी प्रतिक्रियाएं, जिनके हाव भाव, जिनका विकास सामान्य बालकों से अलग रूप में होता है और जिनका पालन पोषण या जिनके भाव या जिनका संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास भी सामान्य बालकों से अलग होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जो कि असाधारण बालक कहे जाते हैं, जिनका पूरा शिक्षित या जिनका पूरा जो शिक्षा का एरिया है या उनको जो शिक्षित करने का ढंग होता है वो भी अपने आप में विशिष्ट हमें रखना पड़ता है। उन सब में हमें विशिष्टता का ज्ञान रखना पड़ता है और विशिष्टता की बातों को ही उसमें हमें डालना होता है। वो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं जिनमें विशिष्टता का बात कही जाती है, जिनमें विशिष्टता पाई जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं
कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनका विकास और जिनकी प्रतिक्रियाएं इतनी क्रिएटिव होती हैं या इतनी ज्यादा पिछड़ी होती हैं कि उनकी शिक्षा का प्रावधान सामान्य शिक्षा में नहीं होता है। उनकी शिक्षा के लिए हमको कुछ विशिष्टता लानी होती है, कुछ थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है। अब चलिए बात कर लेते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं। इनको हमने क्लासिफाइड कर दिया है, इनका हमने वर्गीकरण किया हुआ है। पहले वर्गीकरण के अंतर्गत जो जो बौद्धिक तौर पे जो वर्गीकरण है उसमें दो टाइप के विशिष्ट बालक होते हैं, या तो बहुत ही तीव्र बुद्धि के बालक या अत्यंत ही मंद बुद्धि के बालक। और अगर शैक्षिक दृष्टि से हम वर्गीकरण करते हैं तो भी हमारे पास जो बालक होते हैं वो होते हैं या तो बहुत ही तीव्र अधिगम वाले बालक या बहुत ही मंद बुद्धि अधिगम वाले बालक। इसके बाद में कुछ शारीरिक दृष्टि से भी वर्गीकरण होता है, जिसमें कुछ वाणी दोष वाले बच्चे होते हैं, कुछ अपने जो कहते हैं नेत्र दृष्टि से जो लोग होते हैं प्रॉब्लम में होते हैं, उनका शिक्षा का प्रावधान होता है। कुछ बालक हाथ पैरों से जिनका परेशानी होती है, जिनको अपंगता का नाम दिया गया है, ऐसे बालकों को हम रखते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि कुछ उनका जो क्लैरिटी नहीं होती है उनके बिहेव में, तो ऐसे बालकों को उस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा अगर सामाजिक दृष्टि से भी वर्गीकरण करें तो भी कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कुसमायोजित होते हैं, जो कि समाज में थोड़ा सा गलत बिहेव करते हैं, ऐसे बालकों को रखा जाता है। कुछ बालक आपराधिक बालक कहे जाते हैं और कुछ बालक जो है वो आपराधिक तौर से जुड़े, जो अपराध से जुड़े हुए बालक जो होते हैं उनको हम लोग उस श्रेणी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के अंतर्गत भी कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो बौद्धिक दृष्टि से रखा जाए, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से रखा जाए, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से रखा जाए, या वो आर्थिक दृष्टि से भी हम कहीं ना कहीं उनको रख सकते हैं। तो अब देखिए, जब हमने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया तो हमारे पास कितने टाइप के बालकों का नेचर हमको मिला। अब ये सारे ही बच्चों की शिक्षा का प्रावधान तो एक जैसे ढंग से कभी नहीं हो सकता। अब हमको मनोविज्ञान की स्थितियों के तौर पे या मनोवैज्ञानिक प्रावधानों के आधार पे अब हर एक विशिष्ट बालक का हमको ध्यान भी रखना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास इतने वर्गीकरण है विशिष्ट बालकों के, तो उनकी शिक्षा के प्रावधान के लिए भी हमें अलग अलग टाइप की शिक्षा रखनी पड़ती है। तो इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने जितने भी वर्गीकरण में बालकों के प्रकार देखे, हमने जितनी दृष्टि से बालकों का वर्गीकरण किया है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, उन सब का हमें अलग अलग तौर पे अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली बच्चे का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पूरा साइकोलॉजी, पूरा शैक्षिक अध्ययन हमें केवल उसी को ही ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर हमने मंद बुद्धि बालकों को लेना है तो उनकी शिक्षा का प्रावधान, उनके बारे में पूरी स्टडी हमको मनोवैज्ञानिक तौर पे अलग ढंग से करनी पड़ेगी। अगर हमने शैक्षिक दृष्टि से बालकों को लिया है तो मंद बुद्धि बालक हुआ या पिछड़ा बालक हुआ, उनकी शिक्षा के प्रावधान को अलग अलग ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हमने शारीरिक दृष्टि से बालकों को लिया है तो जितने भी शारीरिक दोष हैं हमारे बालकों में, उनके रूप के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा का प्रावधान देना पड़ेगा, हमें वैसी शिक्षा को रखना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक दृष्टि से बालकों का वर्गीकरण करते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, तो उन सबके एजुकेशन का भी हमें अलग अलग ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए आप कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हमने कितने टाइप के बालकों के अध्ययन के बारे में जानना होगा और कितने टाइप की शिक्षा की व्यवस्था को हमें समझना होगा।
तो मेरे वीडियोस को आप यूं ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए कि किस टाइप से हमने इन सब विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के बाद में जितने भी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है उनको किस टाइप से लेना है। तो अपने मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इन सब के बारे में बात करती हूँ और कैसे इनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी है और कैसे इनका विकास होना है उनके बारे में बात करती हूँ। तो मेरे चैनल को यूं ही देखने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो और ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही पूरी डिटेल में इन सब बातों को जानते रहो। थैंक यू।